बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा हम जो है पेंडेमिक पर बात करते आ रहे हैं और दूसरा जो है वो लैब्स से रेलेवेंट भी बात करते आ रहे हैं कि कोविड-19 के अंदर कौन कौन सी लैब्स इंपॉर्टेंट हैं। इनिशियली जब ये वबा फैली थी, जब ये आउटब्रेक हुआ था, तो लोगों को पता नहीं था कि किस तरह टेस्ट करवाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इल्म हुआ कि PCR करवाने से पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद ये थोड़ा से लोगों के माइंड में बात आती है, सवाल आता है कि टेस्ट कितने वक्फे से कराना चाहिए, अगर आपकी सिम्टम्स अलामतें मौजूद हैं उसके कितने अरसे के बाद दूसरा टेस्ट करना चाहिए, जिसमें पॉजिटिव आया तो नेगेटिव कब आएगा, कितने दिनों के बाद आएगा, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। इसके अलावा जो है खून की ब्लड के अंदर जो एक ड्यू टू कोविड सेप्टिसिमिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके मार्कर्स को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर होते हैं। बेसिकली हम सब जो है पहले इस फील्ड पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे। हम लोग जो है वो अपने कामों में बिजी होते थे, तो बाकी जो दूसरी बीमारियां थी वो भी निगलेक्ट होती जा रही थी। बट ड्यू टू कोविड हमें एहसास हुआ कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, लैब्स कितनी इंपॉर्टेंट है। लैब्स करवाने के बाद जो है कितना जो है आपको आपकी बॉडी और आपके सिस्टम के बारे में अंदाज़ा होता है कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। इसीलिए आज हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है ईसा लेबॉरेटरी के दो माहिर लोगों को, जो इस वबा में बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लैब से दिनों रात काम कर रहे हैं और डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट शहरों में लोगों को फराहम कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इमरान अहमद, ईसा लेबॉरेटरी में हैं और ये ब्रांच मैनेजर हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आशा नाज, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी। इमरान अहमद साहब जो है आप डिफरेंट तरह के शहरों में ईसा लेबॉरेटरी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बार बार एक ही बात करती आ रही हूँ कि PCR क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो PCR करवाने के बाद ये सोचते हैं अब दोबारा PCR करवाना पड़ेगा। फिर मतलब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए एवरीवन कांट अफोर्ड दिस टेस्ट। 8 से 9 हज़ार का टेस्ट है, फिर बार बार रिपीट करना, फिर एक मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्राइसिस आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ चल रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहती हूँ कि अगर एक बार PCR पॉजिटिव आता है तो अब थोड़ा वेट कर लें और 14 to 15 डेज़ पर आप एंटीबॉडीज़ करवा लें अपना, ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि आप इम्यून हो गए या इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। बट अनदर थिंग इज़ दैट कि कुछ लोग इतने ज़्यादा एक्सेसिव, कुछ लोग तो बिल्कुल ही केयरिंग नहीं है, उनको तो सिम्टम्स भी आते रहते हैं, वो बस चलते चलाऊ हैं, ना इवन किसी को बता भी नहीं रहे कि हमारे साथ क्या मसले मसाले। और कुछ लोग इतने एक्सेसिव दिमाग ख़राब हो जाते हैं लिटरली कि एक दिन PCR कराते हैं तो बस वो चौथे पांचवें दिन फिर जाके PCR करवा लेते हैं। तो ज़रा से हमारे व्यूअर्स को ये गाइडलाइंस दीजिएगा कि टेस्ट की क्या क्या वक्फे हैं, किस मुद्दत के बाद आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आजकल बड़ा ये ना पेंडेमिक हुआ है कि हर बंदा परेशान है कि करे क्या। अच्छा, हमारे यहाँ मसला है कि ना अवेयरनेस प्रोग्राम लोग अटेंड करते ही नहीं है। बात हम लोग भी करवा रहे होते हैं अपने पास, तो बहुत कम जो है वो शिरकत होती है ऑडियंस की। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि जब भी किसी हॉस्पिटल में या लैब में, किसी भी मेडिकल सेंटर में कोई अगर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें। आप बेशक वो चीज़ करें नहीं, लेकिन अटेंड जरूर करें। इससे आपकी आगाही होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अभी चल के आ रहा है। अच्छा, जो आपने कोविड की बात करी, सिम्टम्स आ गए, लोगों ने कोविड PCR करवा लिया। कोविड PCR करने के बाद 15 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए। अच्छा, उसके बाद लोगों को कन्फ्यूज़ होती है कि जी हम कब अपना टेस्ट करवाएं वापस कोविड PCR का। तो 15 डेज़ का बेसिस का टाइम होता है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पे। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कितना मजबूत है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अगर आपको पहले से कोई डिजीज़ है, कोई आपको BP है, आपको शुगर है, तो आपको उसमें रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। आप 20 दिन भी लगा सकते हैं, 22 दिन भी लगा सकते हैं। तो अमूमन नॉर्मल बंदों के लिए जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, वो 15 डेज़ बाद अपना जो है ना वो कोविड PCR रिपीट करवा लें। दूसरा इसमें होता है IgG और IgM। कोविड IgG IgM ब्लड से होता है। ये IgM अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब ये है कि आपको डिजीज़ अभी
यानी एक्टिव इन्फेक्शन बॉडी के अंदर मौजूद है. IgM इज द मार्कर इन विच वी डायग्नोज दैट द बॉडी हैज द एक्टिव इन्फेक्शन राइट नाउ. बट IgG जो होता है वो आपका प्रीवियसली पास्ट होता है. इसमें बहुत सिर्फ कोविड के अलावा भी मैं अपने व्यूअर्स को ये मतलब एक आगाही देना चाहती हूँ कि IgG हमेशा जो होता है वो प्रीवियस इन्फेक्शन के लिए होता है. अक्सर लोग जो है वो मलेरिया पैरासाइट करवा रहे होते हैं, टाइफाइड करवा रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो इसमें वो घबरा जाते हैं कि IgG भी हमारा एक्टिव आ गया है. तो वो तो अच्छी बात होती है कि आप इस बीमारी से इम्यून हो चुके हो. बॉडी में अगर कोई भी बीमारी एक बार होती है उसके बाद बॉडी की डिफेंस सेल, मेमोरी सेल जो इस चीज़ को याद कर लेते हैं कि अब हम दोबारा अटैक होने से बच जाएंगे. दोबारा अगर जब तक उस बॉडी उस यानी जो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आता है, आपको इफेक्ट करता है, जब तक उसके अंदर कोई चेंज ना आ जाए, लाइक म्यूटेशन ना हो जाए जीन के अंदर, तब तक जो है बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है. अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतना अच्छा एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो एक बार अगर कोई ऐसी मतलब तकलीफ से गुजरता है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं. सना, आयशा, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि जो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो ज़रा मुझे बताइएगा कि ये इमरान साहब ने जो बताया IgG IgM के बारे में, इसको ब्रीफली बताएं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह लोगों को पता चले कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए. घबरा जाते हैं लोग एक्टिव इन्फेक्शन को देखते हैं IgG हमारा पॉजिटिव आ गया, तो क्या इसमें आप बताएंगे लोगों को? फर्स्टली तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि IgG IgM आजकल कुछ लोगों में ऐसा होता है जस्ट IgM पॉजिटिव आ रहा होता है, और समटाइम क्या होता है कि जस्ट IgG पॉजिटिव आ रहा था. तो पेशेंट्स जो हैं वो हमें कॉल करते हैं कि मैम हमने PCR करवाया, देन उसके बाद हमारा जस्ट IgG आ रहा है और IgM नहीं आ रहा, IgM आ रहा है एंड IgG नहीं आ रहा, मतलब अवेयरनेस नहीं होती है पेशेंट को. तो IgG मीन्स कि आपका जो वो एक्यूट इन्फेक्शन है, लेकिन IgM मीन्स अर्ली इन्फेक्शन आ गया आपका. ठीक है, अगर इफ़ पॉसिबल आपका PCR पॉजिटिव आ रहा है तो आपको नीड नहीं है कि आप जो है वो 4 to 5 डेज़ के बाद फ़ौरन ही अपना टेस्ट रिपीट करवाएं. एटलीस्ट आप 7 to 10 डेज़, ताकि एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है. मीन्स के 7 to 10 डेज़ लगते हैं एंटीबॉडीज़ बनने में. अब जब एंटीबॉडीज़ बनती है देन उसके बाद वो आपको री इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आपकी हेल्प करता है. इसी तरह IgM है, अर्ली इन्फेक्शन कॉज करता है आपके लिए. ठीक है, आपको अगर जैसे लेस कॉमन सिम्टम्स हैं, लाइक आपको टाइटनेस, कफ या फीवर हो रहा है, तो आप जो है वो फ़ौरन से रिकमेंड करें कि आप मुझे PCR कराना है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. तो अगर आप चाहें तो आप IgG IgM मीन्स आप एंटीबॉडी टोटल एंटीबॉडीज करवा कर आप चेक कर सकते हैं. अच्छा सना, मुझे ज़रा बताइएगा, रादर दिस इन्फेक्शन कोविड के अलावा भी हेपेटाइटिस B, C है या फिर E है या A है, तो इसमें भी अक्सर लोग टेस्ट करवाते हैं एंटीबॉडीज़ का. तो हेपेटाइटिस C एंड B का तो थोड़ा सा डिफरेंट पूरा सिनेरियो है, बट A और E जो है वो वही बात है कि एक मुद्दत के लिए बॉडी के अंदर आती हैं और फिर वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाते हैं वायरस. इसमें क्या आप बताएंगे, इसमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और किस तरह जो है वो PCR कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, और IgG IgM की क्या इंपॉर्टेंस है? आफ्टर सम टाइम आपको PCR करवाना चाहिए. मीन्स आपको फर्स्ट स्टेज पे आपको कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए कि लाइक आप एलाइजा मेथड करवा लें या फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें. फिर चाहे वो हेपेटाइटिस E हो, हेपेटाइटिस A हो, आप फर्स्ट कंफर्म करवा लें कि आप कंफर्मेशन कैसे एलाइजा मेथड से होता है एलाइजा या एंटीबॉडी मेथड से. मीन्स कि आप IgG IgM करवा लें. ठीक है, आप कंफर्मेशन. तो PCR की कोई अहमियत नहीं होती? PCR की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, लाइक क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया. PCR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू रखता है, क्योंकि आपको क्लियर वैल्यू ही आपको PCR डिटेक्ट करके इन्फॉर्म करता है कि आपके अंदर ये PCR इज फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, तो अब जैसे कि हम कोविड में तो नेजल स्वैब के थ्रू कर रहे हैं. ठीक है, अब हमें नेजल स्वैब के थ्रू हम उसमें डिटेक्शन करें है या नहीं है, बट हेपेटाइटिस ये क्या कहते हैं E या A, उसमें हम PCR किस तरह ब्लड के थ्रू कर रहे हैं? ब्लड के थ्रू करते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज और एंटीजन मौजूद होते हैं. एंटीजन तो समाउ अर्ली इन्फेक्शन को होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज जो होते हैं आपके अंदर सेव होते हैं. जैसे आपने अभी कहा था कि एंटीबॉडी जो है वो हमारे अंदर सेव होते हैं हमारे मेमोरी सेल के अंदर. तो इसी तरह एक हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है हर चीज़ से फाइट कर रहा होता है, फिर चाहे वो कोई सा भी वायरस हो या कोई सा भी बैक्टीरिया हो. लाइक आप कह रही हैं कि PCR जो है वो नेजल
नेजल स्वैब के थ्रू कर रहे हैं हम कोविड-19। तो नेजल स्वैब के थ्रू हम यूँ कर रहे हैं क्योंकि हमारे नोज़ के जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारे थ्रोट से जाके अटैच होता है, जिससे हमें स्किन मटेरियल जो हमारे स्मॉल पीसीस होते हैं वायरस के, इससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोविड-19 PCR पॉजिटिव या नेगेटिव है या फॉल्स नेगेटिव है। समहाउ PCR जो है वो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है इन केस अगर IgM आपका पॉजिटिव आ रहा हो और आपका PCR नेगेटिव आ रहा हो। तो ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपको समहाउ 1 वीक या 2 वीक्स के बाद अगेन रिपीट करवाना पड़ेगा PCR। रिलायबल रिजल्ट तो आपका PCR। अच्छा, एंटीबॉडीज में नेगेटिविटी जो आ जाती है, आपका एंटीबॉडी नेगेटिव आ गया, उसमें क्या फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल चांसेस हैं, बिकॉज आपका जो आपके एंटीबॉडीज आपको पता है 7 to 10 डेज लगते हैं बनने में, ताकि वो आपको फाइट कर सके इम्यून सिस्टम को। आप IgM तो नेगेटिव आ गया, लेकिन IgG पॉजिटिव आना ये होता है कि आपकी मेमोरी सेल में इम्यून सिस्टम आपका जो है वो डेवलप हो गया और आपको फाइट करने के लिए रेडी है, ठीक है, ताकि वो आपको री इन्फेक्शन ना होने दे। इसलिए IgG जो है आपका एक सेफ साइड होता है कि हाँ पॉजिटिव आ चुका है, अर्ली इन्फेक्शन कॉज हो चुका है और आपने इसकी ट्रीट कर लिया है, प्रिवेंशन अप्लाई कर लिए हैं, आप सेपरेट रह चुके हैं, ठीक है, आप प्रॉपर आइसोलेट हो चुके हैं, देन उसके बाद आप रिकवर्ड हो चुके हैं। तो समझो उस टाइम पे भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं IgG। ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ौरन ही नेगेटिव हो जाए, कुछ टाइम में, लेकिन जो सीवियर केसेस होते हैं, जो नॉर्मल या लेस कॉमन सिम्टम्स हमारे पास शो होते हैं, वो 14 to 15 डेज में रिकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल केस होते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं, वो 3 to 6 वीक्स लगाते हैं आपको ठीक होने में। तो उसके हिसाब से फिर आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो कैसे उनको गाइडलाइन देनी चाहिए? लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट है जिसको सिम्टम बहुत ज़्यादा मतलब सिवियर हम जिसे कहेंगे वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हाउ कैन वी प्रिस्क्राइब दैट के मतलब लोगों को बड़ा होता है कि हम फ़ौरन से करा लें, उनके अंदर सब्र नहीं है, हम उनको समझा भी रहे होते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा रुक जाएं, अभी नेगेटिव आपने पॉजिटिव आपका आया है तो नेगेटिव इतना जल्दी नहीं आता, पर फिर भी उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं क्या है हमारी आवाम के अंदर कि भाई नहीं हमें 5 दिन के अंदर अंदर रिपीट कराना होता है, बड़ा ब्रीफ करके बता रहे होते हैं कि टाइम लगता है, पर लोगों का इशू ये है कि वो कहते हैं बस हमने आज कराया तो बस हम 5 दिनों के बाद दोबारा करा लें। तो कैसे हमें उनको बताना चाहिए कि कितने वक्फे के बाद कराएं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है कि पेशेंट जब पॉजिटिव आ जाए तो एक थोड़े से डिप्रेस में या थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि हमारा पॉजिटिव आ गया, हमें अपने फैमिली से समहाउ दूर रहना ही पड़ता है, बिकॉज हमें आइसोलेट होना पड़ता है, या प्रॉपर्ली अगर हमारे पास क्रिटिकल केसेस जो हमारे सिम्टम्स आते हैं वो हमारे सिम्टम्स ही अलग होते हैं, लाइक हमारा डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हो गया आपका, या मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगी, तो इस तरह से, या ब्रीथिंग में या चेस्ट इन्फेक्शन हमारे कॉज हो जाता है, जो हमारे सीवियर केसेस होते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम फैमिली से दूर नहीं रह सकते, जो ये चाहते हैं हम 5 दिन में ही करवा लें, अगर हमारा नेगेटिव आ जाए तो हम वापस अपनी फैमिली। बट बात देखिए यही है कि वो साइकोलॉजिकल इशू का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो एक रेंज बनी हुई है कि कितने वक्फे से कराना है, वो तो आपका वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिला वजह आप दोबारा नेगेटिव देख के पॉजिटिव देख के और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक मुद्दत है ना कि अगर आपको सिम्टम्स जाहिर हुए तब आपने कराया तो उसके बाद आप 14 दिनों के बाद रिपीट करा लो, तो एटलीस्ट अगर आपका नेगेटिव आएगा आप और खुश हो गए, अगर फिर पॉजिटिव आ जाएगा तो और मजीद डिप्रेशन बढ़ जाएगा। चलते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कोविड PCR से रेलेवेंट बात कर रहे थे, इसके अलावा जो है एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो आजकल एक करंट इशू है, मतलब समझ लेंगे एक सबसे बड़ा जो मेन मसला जो है वो हमारे यहाँ पर है कि कोविड एंटीबॉडी एंटीजन करा लें, PCR करा लें, एवरीवन इज गूगल डॉक्टर। और मुझे बड़ा ताज्जुब भी होता है लोगों की बातें सुन के कि वो डॉक्टर से बात करने से पहले ऑलरेडी अपनी सारी रिसर्च कर चुके होते हैं और फिर इस तरह बात करते हैं कि हमने तो गूगल पे पढ़ा था कि ऐसे नहीं वैसे होता है। तो फिर मेरे ख्याल से तो अगर इफ़ यू पीपल रिलाई ऑन द गूगल, सो आप उसी पर रिलाई करें, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सबको अपनी डिग्रीज को कैंसिल कर देना चाहिए। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी इमरान साहब, ज़रा ये बताइएगा कि जो रूटीन टेस्ट हैं इसके अलावा कोविड के अलावा उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? क्योंकि अभी आप लोग जैसे अगर आपको कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है तो आप जाहिर सी बात है अपने जो लोग डॉक्टर्स जा रहे हैं, स्टाफ जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो आप सेफ्टी गियर्स के साथ भेजेंगे उसको। बट अब कुछ इश्यूज ये भी आ रहे हैं कि अब किसी को सिम्टोमेटिक है, उसको कोविड वाले नहीं मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको कोई और सिम्टम आ रहे हैं बट है वो पॉजिटिव, आप ऐसे ही चले गए, आपके लोगों ने बेचारों ने ऐसे ही टेस्ट कर लिया, भाई कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट तो नहीं है, उसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? मैं बड़ा अच्छा आपका सवाल पूछा।
बेसिकली कोविड पेशेंट कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और वो अपना रूटीन चेकअप करवाने आ रहे हैं। जैसे कुछ किसी को डायबिटिक है तो वो रूटीन में अपने महीने में चेकअप करवाएगा। तो उस वक्त हमारे लिए बड़ा चैलेंज हुआ था ये कि जी हम कैसे इसको ट्रीट करें। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डिसीजन लिया है कि हम सबको ही एज अ कोविड पेशेंट ट्रीट करेंगे अपने स्टाफ के लिए ना, कि सबको जो है वो PPTs वगैरह फराहम करी गई, सबको प्रॉपर मास्क और दूसरी चीज़ें उनको फराहम करी गई, सैनिटाइजर दिए गए। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास जो लैब में जो पेशेंट टेस्ट करवाने आ रहे हैं उनको कोविड है या नहीं है। इसी तरह चेस्ट एक्सरे जो है वो इंक्रीज़ हुए क्योंकि जाहिर सी बात फेफड़ों में इन्फेक्शन है और लोग चेस्ट एक्सरे करवाने आएंगे तो वहाँ पर भी डिफ़िकल्ट से हमें महसूस हुई कि भाई यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि डिसइंफेक्शन पूरा कराया गया, एक्सरे डिपार्टमेंट को उसको सेव किया गया। तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ जो बंदा बैठा है या जो टेस्ट करवाने आ रहा है उसको कोविड है या नहीं है। तो ये बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CEO साहब ने इसको बड़ा पॉजिटिव लिया और सारे स्टाफ को मोटिवेट किया। हमने इसमें लेक्चर अरेंज किए क्योंकि जब आपका जहन मजबूत होता है तो आप बड़ी से बड़ी आपके CEO साहब जो हैं वो खुद पैथोलॉजिस्ट हैं एंड माशाल्लाह से मैं खुद उनकी मतलब काफ़ी इंस्पायर हूँ उनसे, एंड इज़ माई मेंटोर। डॉक्टर फरहान जो हैं वो आपकी जब वो दूसरों को जाते हैं, जब भी कोई कोविड यूनिट की इनिशिएट करने के लिए लोग मतलब सोच रहे होते हैं या बनाने के, तो डॉक्टर फरहान को बाकायदा बुला के डॉक्टर साहब से जो है मशवरे दिए जाते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल को कैसे देखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी लैब को तो और मजीद अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और उनको सबसे पहले तो आगाही उन्होंने ही दी थी कि भाई कोविड को किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह। और इनिशियली वो इस चीज़ से भी थोड़ा बहुत मतलब थे कि मैं नहीं करना चाह रहा कोविड टेस्ट क्योंकि जो है वो हमारे और लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट जब ज़रूरत पड़ी, मुल्क को ज़रूरत पड़ी, हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, तो डॉक्टर फरहान जो है वो फिर उन्होंने साथ दिया जी, स्टेप लिया। बाकी एक्सपो में भी हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर एक्सपो में जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनके रूटीन टेस्ट हम लोग इस लैब करके दे रही है। जी जी। सेकेंडली ये कि जाहिर सी बात आपको पता कि किट की शॉर्टेज थी, टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे और लोग जो है सफ़र कर रहे थे कि टेस्ट कहाँ से करवाएं और रिपोर्ट्स लेट मिल रही थी। तो उस वक्त हमारे जो है वो CEO साहब ने डिसीजन लिया कि नहीं जी मैं अपने जो है वो मुल्क को कौम के लिए सर्व करूँगा, मैं इसको चीज़ करूँगा। क्योंकि सब चीज़ें बंद थी, किट्स नहीं आ रही थी, मशीन्स नहीं अवेलेबल थी। अब जिनके पास PCR के सेटअप, जैसे सब जगह PCR का सेटअप नहीं होता है, सिर्फ आपको बड़ी लैब में PCR का सेटअप मिलेगा। तो हम लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही PCR टेस्ट कर रहे थे, WSB के, WSC के, और रॉश की किट इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर, और कोविड भी ये रॉश ने ही लॉन्च किया था सबसे पहले। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पहले से डीलिंग थी तो इतने ज़्यादा इशू नहीं हुए हमारे, लेकिन वो किट पहुँचते पाकिस्तान में उसको टाइम लग गया था। और जाहिर सी बात है डॉक्टर फरहान ईसा जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त काउंसलिंग करते हैं, तो हर इंसान को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हमारे स्टाफ को भी ज़रूरत थी। तो सारे सर ने जो है सारे जोन में जो है वो ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया और सर ने खुद उसको लीड किया और बाकायदा जो है स्टाफ को मोटिवेट किया, स्टाफ को हिम्मत दी के लिए आपने फ़ाइट करनी है। हमारे सर ने हमसे ये भी कहा था ये आप इसको जहाद की तरह इसको लें आप उसको, क्योंकि ये एक वॉर है ये और इसको हमने फ़ाइट करना है और उससे निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह हालात अच्छी तरफ जा रहे हैं और होपफुली कि आइंदा कुछ दिनों में कोविड जो है यहाँ से पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं कह सकते, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इतना जल्दी इरेडिकेट होगा। हम तो वैसे भी हमारे यहाँ तो मसला है जो चीज़ आया थी वो जाती नहीं है। नहीं, डॉक्टर फरहान ईसा हमेशा ये कहते रहे हम बड़ी मेहमान नवाज कौम है और हम तो जो है वो कोई इन्फेक्शन को मतलब हम बड़ा चाहते हैं कि हर जो है ना इन्फेक्शन हमारे पास रहे, हम उसकी खिदमत करते रहे ना। तो यही मसला है कि इशू ये है कि जब कोई बीमारी यहाँ पर आती है तो उसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनती हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ पर कुछ लोगों की बस एक मेंटालिटी है, जो एक MBBS डॉक्टर है उसी पर सब कुछ रिलाई, जबकि एक टीम होती है, पूरी एक सिस्टम है। आप अगर आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं तो हर बंदे की अपनी एक डेजिग्नेशन है, हर बंदे की एक मतलब एक SOP बनी हुई है। अगर एक लैब का बंदा है तो उसकी अपनी SOP बनी हुई है, अगर एक मतलब पब्लिक हेल्थ ऑफिसर है तो उसकी SOP बनी हुई है। हर कोई अपना काम कर रहा है, यहाँ पर एक स्पेशलिटी के बंदे से सारे काम करवाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो एक उसकी स्पेशलिटी है तो वो सप्रेस हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो अब जाहिर सी बात है जब सारे काम कर रहा है तो अपनी फील्ड पर नहीं तवज्जो दे पा रहा है। और दूसरा जो होता यह है कि
सब स्पेशलिटी उसकी थोड़ी सी क्या कहते हैं सप्रेस हो रही होती है, तो बाकी और काम भी सही। तो इसीलिए मसला ये है कि हम हर चीज़ को, हर फील्ड को अगर तवज्जो देकर और उसको उस फील्ड के मास्टर बंदे से काम करवाएंगे तो ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हेल्थ के सिस्टम में भी हम लोग हमेशा एक बात करते रहेंगे, पब्लिक हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आप नॉर्म्स आपकी सोसाइटी में बहुत अहमियत रखते हैं, डिफरेंट तरह के रिलीजन से आप लोग ताल्लुक़ रखे होते हैं, तो हर रिलीजन की अपनी एक वर्थ है, हर रिलीजन में हाइजीन की अलग वर्थ है, हर रिलीजन में आप अगर डाइट की बात करें तो अलग है। कोई मतलब कार्निवोरस है तो मतलब कोई गोश्त खा रहे हैं तो कोई सब्जियां खा रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा आपका डाइट की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा होता है। इसके अलावा आपके जो नॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से भी आप पर बड़ा फर्क पड़ा। तो हम इन सब चीज़ों को कभी भी अहमियत नहीं देते। हमें बस एक चीज़, एक डिग्री का नाम याद आ जाता है कि बस एक कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर है, एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, और एक नर्स है तो वो नर्स है। बट वी डोंट वांट टू इनहेंस द सब स्पेशलिटीज़। हम सब स्पेशलिटीज़ पे ना कभी बात करते हैं, ना ही सब स्पेशलिटी को कभी हम मतलब सोचते हैं कि इसकी भी कोई अहमियत है, भाई इसको भी करना चाहिए। हम एक ही बंदे से सारे ऑलराउंडर बना के काम करवा रहे होते हैं और उसकी वजह से जो उसकी अपनी फील्ड होती है वो भी सप्रेस हो जाती है। आशा, ज़रा आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह आपके पास एक बर्डन आ जाता है एकदम से, लोग कहते हैं कि PCR जो है वो 48 आवर्स से 24 आवर में क्यों आ रहा है, मतलब क्या वजह है, ज़रा ब्रीफली बताएं मेरे व्यूवर्स को। बेसिकली जो पेशेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम उनको ये इन कॉल मतलब ऑन कॉल हम लोग उनको ये सेटिस्फाई करते हैं कि आपको PCR करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या आपको आना चाहिए, या हम आपके पास होम कलेक्शन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ईसालैब होम सर्विस प्रोवाइड करती है ज़्यादातर PCR पेशेंट को। क्योंकि PCR पेशेंट में ये होता है कि जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं उनके सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो आप फिर हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि सर आप नहीं हैं, हम हमारे सर्विस प्रोवाइडर आपके पास आएंगे, क्योंकि फिर उनसे रिलेटेड हम नहीं चाहते कि और जो पेशेंट जो ठीक हैं, जो इन्फेक्टेड नहीं हैं, वो भी इन्फेक्ट हो सकें। तो इसीलिए हम उनको होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उनकी कलेक्शन करवा सकें। फिर हम उनकी आपने देखा था कि अभी जो है वो PCR इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था, उसके बावजूद भी हम 48 आवर्स में रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे सर हैं जो डॉक्टर फरहान है, उन्होंने कहा था लेस रिपोर्टिंग टाइम होना चाहिए ताकि पेशेंट सफ़र नहीं करे। जितनी जल्दी उनको अपना रिजल्ट मिल सके उतनी जल्दी वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड गाइडलाइन ले सकें, प्रिकॉशंस अप्लाई कर सकें और फिर वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें। तो हमने फिर जो हमारे सर ने SOP बनाई लाइक PCR। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो टाइम होता है 24 से 48 आवर जी, इसकी क्या वजह होती है? बैच होते हैं, लगते हैं, या फिर कोई और है सिस्टम है पूरा? तो ये चीज़ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। वो कहते हैं अक्सर उनके सवाल होते हैं कि क्यों मतलब कि इतना देर से आ रहा है या क्या जल्दी नहीं आ सकता? यस, बिकॉज हमारे पास जो रॉश है जिस पे हम लोग अपने PCR टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बैचेस वाइज रन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे वन टाइम हमारे पास 72 टेस्ट, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच, देन फोर्थ बैच। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे रिपोर्ट्स जो है वो चल रहे होते हैं। जैसे ही हमारे बैच रन होता है देन उसके रिजल्ट्स आते हैं, देन उसकी कंफर्मेशन होती है, देन उसके बाद वो ओके किए जाते हैं। हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं जो PCR में काम कर रहे हैं, डॉक्टर फैजान होते हैं, वो ओके करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, देन हम उसे अपडेट करते हैं। तो इन सब प्रोसीजर में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन 48 आवर्स एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल हम पेशेंट को अर्ली रिपोर्टिंग प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक 24 आवर्स में हम अपने स्टाफ को इस तरह से मैनेज करके रखते हैं कि वो जो जिस तरीके से जैसे फर्स्ट बैच रन हो गया था फॉरन ही सेकंड बैच हम रन परफॉर्म कर देते हैं, ताकि जो हमारी लेस रिपोर्टिंग टाइमिंग हो जाए और सेकेंडली जो है वो पेशेंट को जल्द से रिपोर्ट्स मिल जाए। अच्छा, इस वजह से जो है वो होता है डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा गाइड करूँगा। बेसिकली जब इतना हेक्टिक हुआ और मैंने शुरू में बताया कि किट्स आने में बड़े मसले मसाइल पेश करने पड़े, क्योंकि सब चीज़ें बंद पड़ी हुई, ना शिपमेंट आ रही है, ना ही जहाज चल रहे थे, तो बेसिक सप्लाई से बहुत फ़र्क पड़ा है लैब्स को। सिर्फ हमारी लैब को नहीं, ओवरऑल शुरू में, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ फेस करी है। जब भी शुरू में लिमिटेड टेस्ट हो रहे थे, हर बंदा टेस्ट नहीं कर पा रहा था उसका। तो जब दूसरे मुल्कों ने हमारी मदद करी और सप्लाई भिजवाना शुरू करी, तो किट्स, बाकी चीज़ें, PPT वगैरह, मास्क तक इनफैक्ट शॉर्ट हो गए थे, तो बाहर से सब मंगवाए गए थे मास्क भी। तो शुरू में हमने ये चीज़ फेस करी थी कि सप्लाई चेन की वजह से थोड़ा सा मसला हुआ। फिर आपका एक डिपार्टमेंट जो है वो 12 आवर काम करता है और वर्कलोड क्योंकि बड़ा एकदम से
ईद के बाद बेसिकली पीक आया था ये। तो हमने भी डिसीजन लिया कि जिसको डिपार्टमेंट को 24 आवर्स चलाएंगे, तो उसको 24 आवर्स किया गया। फिर एक मशीन से दो मशीन से 3 करी गई, बैजेस बढ़ाए गए, स्टाफ बढ़ाया गया, क्योंकि ये फेज़ तो हमने निकालना था जैसे तैसे करके, क्योंकि हर बंदा जो है परेशान था इसके लिए। तो उसमें वही डॉक्टर फैज़ान हमारे PhD डॉक्टर हैं जो लीड कर रहे हैं इसको, PCR को, कमांडर्स गए हमारे GM एडमिन जो पूरी सप्लाई चेन और जो है वो HR को देख रहे होते हैं, तो बॉस तो लीड कर ही रहे हैं हमारे डॉक्टर फैज़ान ईसा। तो इन लोगों की दिन रात मेहनत थी कि इन्होंने जो है वो 72 से 48 आवर्स और 48 आवर्स to 24 आवर्स, तो इसको हमने टाइम को वक्त के साथ मिनिमाइज़ किया। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है अभी वो 24 में अभी मतलब खड़े नहीं हुए हैं, अभी जो 30 से 35 घंटे में हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं किसी आपको क्या लगता है कि क्या पीक टाइम आकर गुजर गया है या अब और मज़ीद केसेस देखने पड़ेंगे सामने, क्या लगता है आपको? मेरी अपनी जो स्टडी है वो ये है कि पीक टाइम निकल गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का भी डिसीजन लिए, 7 बजे तक का डिसीजन है, और फिर कुछ इलाके उन्होंने जो है वो सील किए, वो बड़ा अच्छा डिसीजन था। उससे फ़र्क पड़ा है PCR के पेशेंट के ऊपर, और ग्राफ नीचे ज़्यादा, अभी जो नंबर ऑफ पेशेंट का ग्राफ आ रहा होता है डेली गवर्नमेंट अनाउंस कर रही होती है, तो वो उससे लिए भी नीचे की तरफ जा रहा है वो। और अब जैसे गर्मी पड़ी और बारिश आएंगी, तो हम तो वो अल्लाह तवक्कुल वाली कौम है ना, अल्लाह ताला ने डाला है तो अल्लाह ताला ही निकालेगा। नहीं, वो तो बेशक अल्लाह ताला ही निकालेंगे, वो इंसान करता ही है। लेकिन ये कि मेरी अपनी राय, मतलब अपना जो एक नज़रिया जो मैं PCR के केसेस देख रहा हूँ, तो अभी नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ। बिल्कुल। वैसे भी देखिए इंटरनेशनली ये जो आप बता रहे हैं कि मास्क का प्रॉब्लम आया था, PPEs का प्रॉब्लम आया था, हमारे पास डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए थे और डेफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेटर्स हो गई थी, बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जो मतलब हमारे लिए नहीं, इंटरनेशनली था पूरी दुनिया में, क्योंकि इस तरह की वबाएं जो हैं वो बहुत अरसे के बाद आती हैं। हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते वबाओं के लिए, आउटब्रेक के लिए। इस आउटब्रेक ने हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न भी करवाई हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं कि अब हमें खुदा न ख्वास्ता कि आप कभी भी कोई इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं तो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने प्रिपेयर्ड होना है, कैसे आपको यूनिटी के साथ काम करना है। और हमें एक प्लेटफॉर्म पे भी इसने खड़ा किया है, इस वबा ने, पैंडेमिक ने हमें और इस चीज़ को भी रियलाइज़ करवाया है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। हमने कभी भी अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, स्पेशली इन पाकिस्तान हमने कभी हेल्थ पे बात नहीं की, कोई भी हेल्थ के ऊपर बात करना ही नहीं चाहता, ना कोई इंटरेस्ट लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए एक लर्निंग भी थी, हमारे लिए बहुत अच्छा भी था। और दूसरी बात ये मुझे बताइएगा ज़रा कि अब वही बात हम जो कह रहे थे कि आपके ये प्रॉब्लम होते हैं कि कुछ लोग जो है वो मतलब जिनको सिम्टम्स नहीं होते और आपको करना पड़ता है PCR, और फिर या डिफरेंट तरह के जो हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब बिला वजह ही टेस्ट करा रहे होते हैं। इस तरह के लोगों को फिर आप क्या गाइडलाइन दे रहे होते हैं? नहीं, इस तरह के लोग बेसिकली जो हमारे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट आए, तो उसमें एक डिपार्टमेंट में 6 बंदे काम कर रहे हैं, तो किसी एक को कोविड हो गया तो वो 5 वैसे घबरा गए, लेकिन अब मैंने इनके साथ काम किया है तो मुझे जो है वो कोविड अपना करवाना चाहिए। अच्छी बात है, करवाएं, लेकिन प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जो अर्जेंट किसको पहले इंसान को खुद से देखना चाहिए। तो वो फिर 5 बंदों ने स्क्रीनिंग करवाई अपनी, तो उसमें से 2 को निकल आया, जबकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उनको पॉजिटिव आ गया। वो साथ काम करते हैं, अर्ली स्टेज पे होगा, जो लॉस किट इस्तेमाल करते हैं उसका जो डिटेक्शन लेवल होता है वो बहुत नीचे से उसको कैच करता है वो। अच्छा, तो मतलब 0.003 है जो उसको डिटेक्ट कर लेता है वो। तो लोगों ने इस वजह से भी टेस्ट करवाए कि जी मैंने साथ काम किया हुआ था तो मुझे भी हो सकता है, तो एक लोड इसका भी आया था। तो लोग घबराहट में बेसिकली टेस्ट करवाने जा रहे हैं। अब कोविड के अंदर ही बीच में जो है वो वायरल फीवर चला, अब वो सिम्टम्स तकरीबन मिलता जुलता ही है, तो लोग जो है जिसको वायरल था वो भी कोविड PCR के लिए जा रहा था, और फिर आपका जो मेडिकल स्टाफ है वो घबराया हुआ था। अब किसी का ऑपरेशन करना है, किसी को फ्रैक्चर हो गया है, किसी का कोई दूसरा ऑपरेट करना है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन ये थी कि आप कोविड की रिपोर्ट साथ लेके आएँ, तो वो लोग भी कोविड टेस्ट करवाने नहीं, ये तो बिल्कुल जो SOPs बनाई गई थी और जो चीज़ें स्ट्रेटजीज पर अमल किया गया था, तो मैं आई अप्रिशिएट के जो डॉक्टर्स ये कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि सिर्फ उनके लिए नहीं, जो कोविड PCR के साथ अगर आते हैं तो वो आप मेंटली भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, और आपको, और या अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो थोड़ा से वेट करवा कर और उनका कोई ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान साहब, आपसे बात करी थी मैं कि जो डिफरेंट तरह के आपने बताया कि टेस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट तरह के जो मतलब प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कुछ स्किन रेलेवेंट प्रोसीजर्स हैं, कुछ डेंटल प्रोसीजर्स हैं, कुछ मतलब जिसको हम इलेक्टिवली करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम इमरजेंसी के मतलब हमें इमरजेंसी ये वो करना ही करना है, बट कुछ इलेक्टिव होते हैं जिनको अगर हम डेट को आगे बढ़ा कर सकते हैं तो वो करते हैं। तो उसके लिए तो मैं कहती हूँ कि कोविड पीसीआर कराना वाकई बहुत लाजमी है कि टेस्ट आप एक बीमारी है और वो मतलब कि ऐसे बाद में भी ट्रीट हो सकती है। जैसे कि अगर आपका टूथ है, दांत में दर्द है, तो आप उसको बाद में भी ट्रीट करवा सकते हो अगर आप पेन किलर पर हो या आपकी जोड़ों में दर्द है, कुछ इस तरह की जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं वो तो बाद में भी हो सकते हैं। तो उसके लिए पीसीआर करना बहुत ज़रूरी है। बट आपकी नज़र में क्या आपको लगता है कि ये कोविड की वजह से और बीमारियों पर इम्पैक्ट पड़ा है? लाइक बीमारियां सप्रेस हुई हैं, अब कोई दिल की बीमारी के साथ है तो ओपीडीज बंद कर दी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ है तो ओपीडीज बंद कर दी, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो ओपीडीज बंद कर दी, बस इमरजेंसीज ओपन है। वर्क ऑफ बर्डन अब उन डॉक्टर्स के लिए क्या है कि वो बैठे हुए आराम से, जाहिर सी बात है उनके ओपीडीज बंद है और वो बेचारे जो इमरजेंसी में हैं वो पिसते जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा सफ़र उनको करना पड़ रहा है कि उनका जो एक वीकली फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, एक मंथली फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, उनका वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि ये हमारी ये स्ट्रेटजीज बनाना, ये SOPs बनाना किस हद तक दुरुस्त है? असल में कोविड पीसीआर जो है वो नई बीमारी नहीं आई तो हर बंदा घबराया हुआ है। पहली बात तो डॉक्टर भी घबराया हुआ है उसमें। हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो है वो बेचारे जो इसमें शहीद हो गए, शहीद कहूँगा मैं, तो वो फाइट कर रहे थे वो। तो असल में लोगों ने खुद भी एहतियात करी है। एक नॉर्मल बंदा जिसको थोड़ी सी अवेयरनेस है तो वो हॉस्पिटल का रुख नहीं कर रहा है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि उसको दांत में दर्द है तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहा, फिर ये पता नहीं उसमें इन्फेक्शन होगा, दूसरे लोग आए हुए होंगे। हमारे पास भी हमने भी देखा कि अगर कोई पेशेंट है वो खांस रहा है तो बाकी लोग जो लोग बैठे हुए हैं ना वेटिंग एरिया में, तो वो उससे खुद ही दूर हो रहे हैं कि जनाब इसको कोविड है। खुद ही उन्होंने बैठे बैठे डायग्नोस लिया इसको ये कोविड है। तो लोग जो है डरे हुए बहुत हैं बेसिकली। तो लोगों ने अच्छा किया, एहतियात करी, डॉक्टरों ने भी अच्छा किया, एहतियात करी, चीज़ें लिमिटेड कर दी हैं। क्योंकि जो लॉकडाउन लगा है उसका मतलब ही ये था कि आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करें। तो जिस लिहाज से डिस्टेंस मेंटेन किया वो मैं कहता हूँ सलूट है उनके ऊपर, और वक्त की ज़रूरत की वक्त के हिसाब से चले। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस चीज़ से निकाल देगा हमें, इंशाल्लाह चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बेहतरी की तरफ तो जाएंगी। डिज़ास्टर्स तो आते रहते हैं बट हमें यूनिटी के साथ काम करना होता है और स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं वर्क प्लान्स के लिए, और SOPs बनानी पड़ती है। मैं बाय इटसेल्फ मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि लॉकडाउन हो जाए और लॉकडाउन पर हम लोग के साथ साथ घरों में कैद होकर। हाँ, एक वक्त तक हमें लॉकडाउन जब हमने किया था तो बहुत इनिशियली करना चाहिए था, जब स्प्रेडिंग रेशो उतना ज़्यादा नहीं था। जब कुछ केसेस डिटेक्ट हुए थे तब हमें बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कर देना चाहिए था। लोगों को एक मेंटली प्रिपेयर करके उनके एक कुछ SOPs बना के कि इमरजेंसी के वक्त निकलना है, कुछ अगर निकलना है तो मास्क वेयर करके निकलना है, हैंड वॉशिंग करते रहना है। स्कूल्स चले हमने बंद कर दी, वो भी बहुत अच्छा एक स्टेप था। बट स्कूल बंद करके और वर्क प्लेस बंद करके हम लोग चीज़ों को और नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम SOPs को मेंटेन करते हुए हम चीज़ों को कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन इज़ द सोल्यूशन। लॉकडाउन तो और मज़ीद मामलात में थोड़े मतलब मुश्किलात में और इजाफा करता है कि कुछ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों का सोच लें कि 6 से 7 महीने हो गए बच्चे अपनी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, और ये एक बर्डन जो एकदम से जो पड़ेगा ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बाद में इसको कवर करना। दिखते हुए तो हमें महसूस नहीं हो रहा। हमें सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पहले बनाना चाहिए था, उसके बाद जो है लॉकडाउन को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ज़रा आप बताइएगा आयशा के जिस तरह मतलब इन्होंने भी बताया कि बड़ा मुश्किल होता है, लोग बड़ा डरे हुए खौफज़दा हैं, तो खौफज़दा हैं और फिर लैब्स में भी आ रहे हैं, बहुत तरह के लोगों को आपको फेस करना पड़ रहा। किस तरह आप उनको फिर थोड़ा काउंसिल करती हैं, किस तरह आप समझाती हैं?
पेशेंट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली बहुत सारे एजेड, स्पेशली जो सीनियर पेशेंट्स होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपने ऊपर हावी भी कर लेते हैं एक तरह से देखा जाए तो, एज़ कम्पेयर टू जो यंग जनरेशन है, वो तो फिर भी इस चीज़ को फेस कर लेती हैं, बिकॉज उनके पास एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है। लेकिन जो सीनियर पेशेंट होते हैं, ऑलरेडी वो इतनी जो वो बीमारियों से या प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उसके ऊपर से ये इस तरह से ये वाली सिचुएशन आना है, तो पेशेंट काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर पेशेंट को सेटिस्फाई किया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है कि आप मतलब घबराएं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से उनको पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाती है। फिर उनको आराम से बिठा के उनसे बात की जाती है, उनको रिलैक्स किया जाता है, उनको इस तरह से सेटिस्फाई कर देते हैं कि देन वो जब टेस्ट परफॉर्म करवा के जब वो लैब से जाते हैं ना, तो वो खुश होके जाते हैं कि एटलीस्ट हम आधी बीमारी तो पेशेंट की तब ही ख़त्म हो जाती है अगर उनको एक अच्छे डॉक्टर गाइड कर दें या एक अच्छा लैब असिस्टेंट जो है वो उनकी हेल्प कर दें, उनको सेटिस्फाई कर दें, उनकी काउंसलिंग कर दें। सेकेंडली जो अगर वो उनके टेस्ट के रिज़ल्ट हम जैसे लाइक आपके जो सीनियर पेशेंट्स हो गए, वो सिर्फ कोविड का टेस्ट नहीं करवाते, बहुत सारे 60% केसेस तो डायबिटिक के ही आते हैं। जो सीनियर पेशेंट्स होते हैं, उनके डायबिटिक के केसेस ही इतने ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो समझते हैं कि नहीं, हमें ये भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ये लोग हमें ये ना समझ लें में कोविड है, ठीक है। तो फिर उनको उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करते हैं, हम उनसे समझाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आप परेशान नहीं हो, इस तरह से फिर हम उनको सेटिस्फाई करते हैं। इन रिटर्न वो जब स्माइल करके जाते हैं लैब से, तो हम समझते हैं कि हमारा जो फ़र्ज़ है जो पेशेंट की तरफ वो पूरा हो। बिल्कुल, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो अल्लाह के बाद लोग कहते हैं कि हम उसी पर रिलाई कर रहे होते हैं, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप देखिए, नॉर्मल काम करना, एक वर्क प्लेस पर काम करना, ये एक सिर्फ आप अपनी कंपनी के साथ या जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके साथ, बट यहाँ पर आप इंसानियत की खदमत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने 19-20 कुछ भी किया तो वो आपको पता है कि दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड एक पेशेंट की ज़िंदगी का सवाल, यहाँ पर ज़िंदगी और मौत का सवाल आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस रखता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को काम के साथ साथ अपने पेशेंट को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये काउंसलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप बच्चे को स्कूल भेजें तो उसको पहले आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, बेटा आपको स्कूल जाना आपके लिए अच्छा है। इसलिए मेडिकल में बेसिकली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि एक नॉर्मल बंदा टेस्ट करवाने आता है, वो पैसे भी दे रहा होता है और खून भी दे रहा होता है और तकलीफ भी उठा रहा होता है, और रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिल रहा होता सिवाय एक रिपोर्ट के, वो भी पता नहीं सही आएगी नहीं आएगी। तो बाज़ लोग डर के मारे ये चीज़ करवाते ही नहीं है कि जी कुछ निकलना है। उनको पहले समझाना पड़ता है कि जी आप करवाएंगे और खुदा ना खास्ता कुछ आ गया तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, तो वहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है। फिर जब करवाने आते हैं तो जैसे छोटे बच्चों को आप ब्लड लेते हैं तो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि जी निडल लगेगी तो थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आपने जो है वो बर्दाश्त करना है, तो वहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है। फिर जब रिपोर्ट आती है तो उस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो हर स्टेप पे काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी समझदार बंदे से जिसको नॉलेज हो, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, क्योंकि आप मशवरा सबसे तो नहीं लेते ना, जैसे आपने भी जिक्र किया, जो एक्सपर्ट बंदा है वही आपको बता सकता है कि जनाब क्या है। तो आप प्रॉपर बंदे से, जो उस फील्ड का बंदा है, उससे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ भी लेंगे और आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी। तो हम लोग भी अपने यही कोशिश करते हैं कि जनाब पेशेंट को जो है ना वो सेटिस्फाई करके भेजें। अगर कोई क्वारी है, अगर वो रिजल्ट से मुतमईन नहीं है, तो हमारे पास 7 डेज़ तक सैंपल सेव होता है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट करके देते हैं। या वो कहीं और से करवाना चाहे तो वो भी हम लोग उसको पे करते हैं कि जी आपका मुतमईन होना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो ये हम लोग फैसिलिटी। क्रॉस चेक कितना होता है आपका यहाँ पर? क्रॉस चेक हमारे जो है वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है, हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है, तो वो दोनों चीज़ें हम लोग रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो डेली बेसिस पे मशीन जो हमारी सारी कैलिब्रेट होती हैं, उन पर कंट्रोल लगाए जा रहे होते हैं, उनमें ये एक्सपर्ट हैं, ये ज़्यादा गाइड करेंगे आपको मिसाल चलिए क्रॉस चेक के बारे में। जी, बेसिकली हम लोग एवरी 2 to 3 मंथ्स हम एक्सटर्नल QC करवाते हैं और आफ्टर 1 मंथ हम इंटरनल QC करवाते हैं। इंटरनल QC मीन्स कि हम अपनी ही ब्रांचेस में लाइक अगर जैसे मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ पर मेरे पास जो मशीन्स रखी हुई हैं,
तो मुझे उसके लिए मेरे लिए उसके लिए सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है कि मैं अगर इस मशीन पे काम करूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, तभी तो मैं पेशेंट को सेटिस्फाई कर पाऊँगी। तो उसके लिए मैं रोज़ाना जो है वो प्रॉपर कंट्रोल्स, प्रॉपर कैलिब्रेशंस और प्रॉपर रिएजेंट्स जो हमारे यूज़ किए जाते हैं, हमारी जो मशीन यूज़ की जाती हैं, लाइक हमारे पास एक रखी, हम जो जिस पे काम करते हैं वो बेकमैन कोल्टर हो गया, रॉश हो गया, रॉश का हमारे C311 जो केमिस्ट्री एनालाइज़र है, सेकेंडली बेकमैन कोल्टर AU4804 हमारा केमिस्ट्री एनालाइज़र है, दे ऑल आर ऑटोमेटिक। तो हम लोग खुद से कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि सब जो है वो नाउ डेज तो ऐसा हो गया सब कुछ बार कोडेड है, तो ये वी डोंट नीड एनीथिंग टू परफॉर्म मैनुअली, सही है। तो इसलिए इस तरह से ना एरर्स के चांसेस कम होते हैं। सेकेंडली रही बात QC की, तो हमारी QC रोज़ाना जो इंटरनल लैब की QC होती है वो रोज़ाना चेक की जाती है, जो एक इंटरनल मंथली QC होती है वो हम अपनी ही ब्रांचेस में, क्योंकि हमारी हर ब्रांचेस की जाहिर सी बात है हर ब्रांचेस में अलग अलग मशीन्स रखी हुई हैं, कहीं रॉच है तो कहीं बैकमैन है तो कहीं कुछ, तो हम इंटरनल QC कराते हैं। सेकेंडली हमारी होती है एक्सटर्नल QC जो एवरी 3 मंथ्स करवाई जाती है, ठीक है। वो हम लोग जो सिर्फ अपनी इंटरनल QC के साथ हम बाहर भी भेजते हैं, लाइक आप दूसरी जो बड़ी लैब्स हैं वहाँ से भी एक हम QC परफॉर्म करवाते हैं ताकि हम खुद से भी सेटिस्फाई हो सकें कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ, हमारे जो रिजल्ट्स की गारंटी होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। अगर हम श्योर होते हैं तभी हम पेशेंट को श्योर कर सकते हैं, तभी हम पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं और तभी हम पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम ही श्योर नहीं होंगे तो हम पेशेंट को कैसे सेटिस्फाई? ऑब्वियस सी बात है, और क्रॉस चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली QC की क्रॉस चेकिंग होना लाजमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो मशीन डिपेंड ही QC पे करी होती है। इफ़ QC इज़ नॉट गुड, इफ़ QC इज़ नॉट राइट, देन मशीन के रिजल्ट्स के भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो उसके लिए तो आप जानते हो रॉश एक ब्रांड है बाकायदा, बेकमैन कोल्टर एक ब्रांड है, वो हमारे पास रखी हुई सारी ब्रांड्स हैं और सब हर चीज़ हमारे पास, अभी हमारे पास लेस रिपोर्टिंग टाइम है क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का बैकअप मौजूद है। हम कभी भी जो है ना वो सिंगल मशीन पे नहीं रखते, हम हमेशा अगर किसी की एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उससे पेशेंट से हिस्ट्री लेना, उनको सेटिस्फाई करना कि आप इस तरह से जाके इस डॉक्टर से गाइडलाइन ले सकें, इस तरह से हम पेशेंट को गाइड करते हैं। सिर्फ नॉर्मल पेशेंट के साथ नहीं, हम अगर एबनॉर्मेलिटी किसी भी पेशेंट में, फिर चाहे वो किडनी फेलियर हो गई या डायबिटिक हो गए, जिनको पता नहीं होता कि हम डायबिटिक हो चुके हैं या हम किडनी फेलियर हो चुके हैं, वो डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो खुद से टेस्ट करवा लेते हैं, तो फिर हम उन पेशेंट को खुद गाइड करते हैं, खुद हिस्ट्री उनसे हिस्ट्री लेकर उनको हिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको डॉक्टर को सजेशन देते हैं कि आप यहाँ चले जाएं, ताकि डॉक्टर वो पेशेंट जो है ना वो सफ़र नहीं करें कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास किससे बात करें। तो हम खुद से भी पेशेंट से फिर बात करते हैं। पेशेंट डीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ इन केस अगर रिजल्ट्स एबनॉर्मल हैं, पेशेंट डीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर एबनॉर्मल समहाउ अक्सर 50% पेशेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक हो चुके हैं या उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है या इस तरह से उनके साथ कोई इशू है, वो फिर हम उनको बताकर उनको इस तरह से गाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपर अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट ले सकें प्रॉपर, देन जो वो नॉर्मल हो सके अपनी लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। QC तो बेस करती है, केमिस्ट्री तो पूरी ही QC पे बैठ, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, आप हेमाटोलॉजी ले लीजिए या कोई भी वट एवर डिपार्टमेंट, PCR ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एवरीथिंग डिपेंड ऑन QC। इफ़ QC इज लेस देन एवरीथिंग विल बी गुड। ओके फाइन। सर आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम से रेलिवेंट, इस पेंडेमिक से रेलिवेंट, क्या बात करना चाहेंगे आप? देखिए जी, थोड़ा सा पैगाम है मेरा कि एक, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझ पे जो एक फैमिली पूरी डिपेंड करती है, तो आप लोग जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए। अब बहुत ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस सेशन होने लगे हैं, गूगल बाबा में तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर जो है ना वो MCPS या FCPS हैं, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं आके। अगर आपको कोई रिपोर्ट पर क्वेरी है तो हम आपकी जो है वो टाइम दे देंगे आपको, आप आके उनसे मिलने, वो आपको काउंसलिंग कर देंगे, आपको समझा देंगे। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप 10 लोगों की बातें ना सुने, जो एक्सपर्ट बंदा है आप उससे ओपिनियन लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें अपने घर वालों के लिए। अभी जो इतना क्राइसिस आया है तो आपको इससे सीखने को बहुत मिला है। जिस घरों पे अल्लाह ताला ने अपना करम रखा है तो वो इस बात को समझते होंगे, जिन लोगों ने फेस किया वो ज़्यादा समझते होंगे। तो बस ये कि अपने आप को मजबूत रखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दूसरों के काम आएँ ताकि अल्लाह ताला आपके काम आसान करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहेंगे? मेरे लिए तो ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप फर्स्ट स्टेप आपका एहतियात है, अगर आप जो अपने बेशक एहतियात करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।